चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी हमने जो 3 वीक की शुरुआत कर दी थी, आपके प्राइस इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमने कर लिया था। प्राइस इलास्टिसिटी समझा था, इनकम इलास्टिसिटी समझा था, साथ ही साथ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है वो समझा था, फिर परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, फिर उसका यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, सारी चीजें हमने समझ के क्या समाप्त कर दी थी। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारे। अब इलास्टिसिटी तो समझ लिया था, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है वो भी समझ लिया था, लेकिन ये प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, क्या सारे तरीके, ये सारी चीजें आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मेथड्स ऑफ मेजरिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल 3 मेथड्स है। कितने हैं? 3 मेथड्स है। पहला आपका रेशियो या फिर परसेंटेज मेथड बोलते हैं, फिर दूसरा जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, तीसरा जो है पॉइंट या फिर ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, वापस बता रहा हूं, देखो एक आपका रेशियो परसेंटेज मेथड, फिर एक आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है आपका पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। अब यहां पे आप इसको करेंगे कैसे? देखो रेशियो मेथड बेसिकली होता क्या है? रेशियो मेथड मतलब कुछ नहीं होता है। देखो यहां पे एक फॉर्मूला दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मतलब आप क्या करोगे, आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं, पहले जो डिमांड था वो कितना था, देखो पहले जो डिमांड था वो 10 था, और फिर उसके बाद क्या प्राइस कितने रुपए के प्राइस पे? 2 रुपए के प्राइस है। बाद में जो प्राइस हो गया वो 4 रुपए हो गया, और जो डिमांड थी वो कितनी हो गई? वो आपकी हो गई 20 रुपए हो गई। ठीक है, अब वही करेंगे तो अब 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना चेंज हो रहा है? 10 चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितने का? 10 का रहा है। अब 4 माइनस 2 करेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है? आपका 2 का चेंज आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आंसर आएगा। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आपकी 5 है। तो ये हमें क्या आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपके आंसर निकालोगे रेशियो और परसेंटेज मेथड से। मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों को क्या एक दूसरे से माइनस करो, माइनस करने के बाद जो चेंज आएगा दोनों डिमांड और प्राइस का, उसको आप क्या करोगे, उसको आप फॉर्मूला में इंपुट करो। फॉर्मूला में इंपुट करने के बाद आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आप क्या इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। अब दूसरा जो मेथड है वो आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है क्या वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखो यहाँ पे, इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस कंपेयर्ड। मतलब क्या किया जा रहा है कि जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है, जब प्राइस नहीं चेंज हुआ तो कितना एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, जब प्राइस चेंज नहीं होता तो कितना खर्चा हमें पड़ रहा था, और प्राइस चेंज होने के बाद कितना खर्चा हमें पड़ रहा है, इसका जो कंपैरिजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। नहीं समझा तो समझते समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार वापस समझते हैं। देखिए पहले फॉर एग्जांपल ये टेबल की वजह से समझूंगा मैं। ठीक है, अब पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी? 6 रुपए थी, और यूनिट कितनी डिमांड कर रहा था? मैं 10 कर रहा था, तो 6 × 10 करता तो 60 होता है। ठीक है, अब वही प्राइस कितना चेंज हो गया? 5 हो गया, और यूनिट्स डिमांड कितना मैं कर रहा हूं? 20 कर रहा हूं। 5 × 20 किया तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखो एक्सपेंडिचर तो था वो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? यानी पहले एक्सपेंडिचर कितना था? 60 था, अब कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसी की जो कंपैरिजन होता है, इस तरह के जो कंपैरिजन हम करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया एक शॉप पे जाने के बाद मैंने एक कैडबरी खरीदी, और कैडबरी खरीदी। एक कैडबरी कितनी थी? 5 रुपए की थी। कितनी की थी? 5 रुपए की थी। ठीक है, और मुझे कितनी खरीदी थी? मुझे 4 खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? 4 खरीदी थी। तो मैंने क्या किया? 5 × 4 किया। सबसे पहले ये 5 क्या मेरा प्राइस है, 4 कितनी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, टोटल क्वांटिटी डिमांड है, मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। सही बात है। अब इसको मैं 5 × 4 करूंगा तो कितना होगा? 20 होगा। तो यहीं पे आपका जो एक्सपेंडिचर होता है कैलकुलेट होता है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग बता दोगे दोस्तों। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट इलास्टिसिटी। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, जब देखो इसकी मदद समझेंगे। पहले प्राइस कितना था? 6 था, फिर 5 हो गया। ठीक है, पहले 6 था फिर 5 हो गया। पहले मैंने डिमांड किया था 10 का, 6 × 10 किया तो कितना एक्सपेंडिचर पड़ा था? 60 पड़ रहा था। फिर उसके बाद जो प्राइस होगी 5 हो गई, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड कितनी की? 20 की। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना पड़ा था? मुझे 100 का पड़ा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? तो जब भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, पहले से इंक्रीज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है, देखो
पहले प्राइस क्या था 4 था, मैं क्वांटिटी डिमांड कितना था 30 कर रहा था, 4 इंटू 30 करूंगा 4 3 12 और 0 120 होता है। फिर पहले प्राइस क्या था 3 था, फिर अब सॉरी पहले 4 था तो प्राइस कितना चेंज हो गया 3 हो गया। अब क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा हूँ 40 डिमांड कर रहा हूँ, तो जब 3 इंटू 4 का था तो 12 आता है और 0 लगा दिया तो 120 होता है। तो यहाँ पे पहले भी एक्सपेंडिचर कितना पड़ा था 120 पड़ा था और अभी भी एक्सपेंडिचर कितना 120, मतलब एक्सपेंडिचर कम या फिर ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं, अभी भी एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट है। तो जब भी इस तरह करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिमांड है वो क्या है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। क्या है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है आपका, समझ में आ गया। तो ईडी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ईडी इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और जब आपका रिलेटिव इलास्टिक होगा तो हम इसको इस तरह से क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब फिर अब यहां पे समझते हैं, जब पहले प्राइस कितना था 2 था, ठीक है, तो हमने कितनी डिमांड की थी 50 की डिमांड की, तो 2 इंटू 50 हम लोग 100 जानते हैं। फिर प्राइस कितना चेंज हो गया 1 रुपया हो गया। अब 1 इंटू 60, फिर क्वांटिटी कितनी डिमांड की 60 यूनिट्स की, तो 1 इंटू 60 क्या तो क्या हो गया 60 हो गया। अब पहले से जो एक्सपेंडिचर था कम हुआ कि ज्यादा हुआ, पहले 100 था अभी 60 हो गया यानी कम हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या हम लोग बोलेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कैलकुलेट करोगे। कभी भी आया लिखने के लिए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहली चीज, इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, यानी पहले कितना प्राइस कितना खर्चा हो रहा था और प्राइस चेंज होने के बाद कितना एक्सपेंडिचर हमें आ रहा है, उसका जो कंपैरिजन होता है वो हम इस मेथड में करते हैं। समझ में आ गया। फिर टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद करने के जो टोटल खर्चा कैसे कैलकुलेट करते, जो प्राइस देता है वो और जो कितनी क्वांटिटी डिमांड करे वो, इसको क्या कर देते हो इंटू कर देते हो और आपका आंसर जो है वो आ जाता है। सही बात है। अब वही लिखा हुआ है, जब टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा यानी चेंज नहीं होता, हम लोग उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। जब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, पहले कम था अभी बढ़ गया, तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और जब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर जो तीसरा मेथड है वो पॉइंट या फिर ज्योमेट्रिक मेथड है। पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ है, अब यहाँ पे यही बोला अ पॉइंट इज प्लॉटेड ऑन द डिमांड कर्व एंड फॉलोइंग द फॉर्मूला इज अप्लाइड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या किया जाता है, सबसे पहले एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ पे जो आपका डीडी बनता है यानी डिमांड कर्व बनता है, ठीक है, जो आपका कर्व बनता है आपका डिमांड कर्व बनता है, उसमें किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं पॉइंट बनाते हैं और उसका ऊपर का सेगमेंट और नीचे के सेगमेंट को हम क्या करते हैं एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका पॉइंट या फिर ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक जो गैप है ये क्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो गैप है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर का। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ तो यहां से लेकर 2 सेंटीमीटर का आ रहा है और यहां से लेकर ये 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला में देखते हैं, point of elasticity of demand is equal to lower segment of demand curve below a given point, upper segment of a demand curve above a given point। मतलब क्या बोला है कि हम क्या जो लोअर सेगमेंट है उसका मेजर क्या है वो लिखेंगे। लोअर सेगमेंट मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, अपर सेगमेंट मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग फिर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कितना होता है 2 होता है, तो लोअर में 2 है, अपर में कितना है 1 और 2, तो ये इतना 2 है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 1 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आएगा। तो ये क्या होता है हमारा जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता करेंगे। फिर वही चीज वापस अगर मैं नीचे जाऊं, अब मैं नीचे की तरफ अगर कैलकुलेट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं अगर करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है और नीचे वाले सेगमेंट है 1 है, ऊपर वाले सेगमेंट में कितना आएगा 1 2 3 और 1/3 मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा तो कुछ समथिंग 0.33 जो आंसर है आपका आएगा। एक बार अगर चाहिए तो हम क्या कैलकुलेट भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब फिर वही अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर अगर मैं जाके करता अभी यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे ईडी क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको क्या करना है पूरा कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। जब ईडी इजिकल्स टू 1 आता है तो हमने क्या देखा था, ये क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। जब ईडी इजिकल्स टू इन्फिनाइट आता है, इन्फिनाइट मतलब क्या होता है जब इन्फिनाइट होगा तो आपका जो आंसर वो क्या आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। फिर ईडी
इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आएगा, परफेक्टली आपका इन इलास्टिक डिमांड होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होगा आपका, ये जो होगा आपका दोस्तों वो होगा, 2 मिनट, ये जो आपका होगा ये होगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। ये पॉइंट मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड एक होता है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको जो है मेरे ख्याल से रेशियो परसेंटेज मेथड है वो भी है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट में। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस है, क्या है, 2 मिनट गाइस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे जो है आपका इंपॉर्टेंस होगा आपका किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि जो है हमने स्लाइड बनाया था, लेकिन स्लाइड जो है वो आपका शायद सेव नहीं किया और इसकी वजह से ये आया नहीं। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा लिख लिख के यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भाई ये क्या आ गए, हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करने वाले। क्या डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अब इंपॉर्टेंस किसको रहता है, ये जो इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, सबसे पहले पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि प्रोड्यूसर होता है कौन है। प्रोड्यूसर एक ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, कमोडिटी प्रोड्यूस करता है। अब बट ऑब्वियसली बात है, अब कमोडिटी प्रोड्यूस करे तो कमोडिटी प्रोड्यूस करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी कमोडिटी की जो है यानी चीज जो सामान वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी, उसको फिक्स करनी पड़ेगी यानी रखनी पड़ेगी। सही बात है, बेचने के लिए। अब मैं एक ऐसा प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोड्यूसर, मैं एक ऐसा प्रोड्यूसर हूं जो एक ऐसी गुड्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जो क्या है, पब्लिक को खरीदना जो है कंपल्शन है, यानी पब्लिक खरीदेगी। जैसा अगर मैं बात करूं आपके बीपी की हो गई, या फिर क्या शुगर की दवा हो गई, या फिर बाकी सारी चीजों की जो दवा हो गई, या फिर एक ऐसे बेसिक नेसेसरी दाल हो गया, चावल हो गया, जो क्या लोग खरीदेंगे ही। तो मैं क्या कर सकता हूं, यानी इसका जो डिमांड है यानी लोग खरीदेंगे, यानी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, लोग इसको क्या खरीदने ही वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, रिलेटिव इनइलास्टिक है, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर में जो इसका प्राइस है वो क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। मैं जितना चाहे उतना प्राइस रख सकता हूं, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग जो है इसको खरीदने वाले ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी दवा प्रोड्यूस करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायबिटीज की क्या गोली प्रोड्यूस करता हूं, दवा प्रोड्यूस करता हूं, जो डायबिटीज के पेशेंट को खाना क्या कंपलसरी है। ठीक है, अब मैंने प्रोड्यूस करने के बाद मैंने मार्केट को पढ़ा, मार्केट को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है रिलेटिव इनइलास्टिक है, यानी कुछ भी हो जाए तो लोग क्या खरीदने ही वाले, प्राइस में चेंज होगा फिर भी लोग क्या खरीदने वाले। तो पहले मैं 100 में बेचता था, अब मैं सीधा 500 में बेचने लग रहा हूँ। जब 100 में बेचता था तो लोग कितने खरीदते थे, 20 लोग खरीदते थे। अब अभी भी आप 500 में बेचा तो भी लोग क्या खरीद रहे हैं, यानी 20 लोग अभी भी खरीद। डिमांड कम हुआ क्या, नहीं कम हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर के यूजफुल होता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपका आता है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, में सीधा गवर्नमेंट लिखूंगा। अब गवर्नमेंट हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है, हर चीज का टैक्स लेती है। आप ये जो पैनल अगर हमने परचेज किया तो इस पे भी टैक्स लिया गया था। हम कोई बुक खरीदते तो उस पर टैक्स लिया जाता, पेन लेते तो उसके टैक्स, चश्मा लेते तो उसके लिए टैक्स, गाड़ी लेते तो उसके लिए, हर एक चीज के लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, वी हैव टू पे द टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है गवर्नमेंट के पास क्या अलग अलग कमोडिटीज, एक जो इकोनॉमी में क्या अलग अलग कमोडिटीज का प्रोड्यूस होती है। अब वो देखती है कि किस कमोडिटी की डिमांड जो है इलास्टिक है, कौन सी कमोडिटी की डिमांड जो है इन इलास्टिक है। अब अगर किसी भी कमोडिटी, एक ऐसी कमोडिटी जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है भाई कि वो जो टैक्स है वो ज्यादा इंपोज करती है। क्यों, क्योंकि टैक्स ज्यादा इंपोज होने के बाद भी लोग जो है खरीदने वाले उस कमोडिटी की जो डिमांड इफेक्ट होगी क्या, नहीं इफेक्ट होगी। समझ में आ गया। वहीं अगर डिमांड इलास्टिक होगी तो वो क्या करेगी, वो जो आपका क्या बोलते हैं जो टैक्स है वो उतना इंपोज नहीं करेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो उसका डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से फिर तीसरी चीज क्या है आपका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, सॉरी। अब फैक्टर ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, देखो
अब ऐसे अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर होता है, ये एक बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके गुड्स को प्रोसेस करने में या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। सही बात है। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक लैंड है, या फिर अगर मैं बात करूं लैंड, लेबर, अगर फॉर एग्जांपल चलो मेरी एक लैंड है या फिर एक मशीन बात करता हूं, ठीक है, मेरे पास एक मशीन है। अब ये एक ऐसी मशीन है जिसकी डिमांड जो इनइलास्टिक है। डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है, मतलब लोग खरीदने ही वाले, यानी जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या खरीदेगा ही, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक लौती मशीन है जो सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस करता और कोई प्रोड्यूस करता नहीं है, जो और कोई प्रोड्यूस करता ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो कॉस्ट है वो क्या अच्छा खासा लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? जितना चाहे उतना लगा सकता हूँ, क्योंकि कितना भी लगाओ तो डिमांड पे इसकी डिमांड पे इफेक्ट होने वाला है क्या? जिसकी डिमांड पे इफेक्ट होने वाला नहीं है। वही चीज अगर ये डिमांड, अगर इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स होते तो मैं क्या इसका मनचाहा रेट लगा सकता था? नहीं लगा सकता था, क्योंकि फिर इसके डिमांड को क्या इफेक्ट पड़ता। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किसको बोलते हैं? देखो, फॉरेन ट्रेड हम इसको बोलते हैं जहां पे गुड्स क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस वो जो प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फॉरेन ट्रेड क्या बोलते हैं दोस्तों? सही बात है, हाँ या ना? अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं किसी फॉरेन कंट्री में। अब जो गुड्स में यहां से प्रोड्यूस कर रहा हूं फॉरेन कंट्री में, वहां पे जो कमोडिटी की डिमांड है वो क्या इनइलास्टिक है, यानी लोगों का वो लोग खरीदना ही पड़ेगा, उनको खरीदना ही है ये चीज। ठीक है, तो इनइलास्टिक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो प्राइस है उसके क्या बढ़ा दूंगा, उसको प्राइस बढ़ा के मैं क्या आगे क्या बेचूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उन्होंने कई बार जो है तेलों के जो दाम है वो बढ़ा दिए, क्योंकि कितने भी दाम बढ़ा दो वो क्या खरीदने वाले। जैसे अगर मैं बात करूं पेट्रोल की डिमांड क्या इनइलास्टिक है, कुछ भी हो जाए लोग खरीदने ही वाले हैं, चाहे वो 110 हो जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए, फिर भी लोग गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे ही, क्योंकि वो जरूरत है उनकी। ठीक है, दाल चावल की अगर मैं बात करूं, अगर चावल दाल अगर मैं बेच रहा हूं तो उसकी डिमांड जो इनइलास्टिक लोग खरीदने ही वाले, उसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है आपकी पब्लिक यूटिलिटीज। अब पब्लिक यूटिलिटीज क्या होती है? अब पब्लिक यूटिलिटी में क्या होता है दोस्तों, जैसे जो जैसे पब्लिक यूटिलिटी में आता है आपका रेलवे। अब रेलवे क्या है? रेलवे एक ऐसी चीज है जिसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी अगर मैं बात करूं छोटा बड़ा बूढ़ा अमीर गरीब हर कोई क्या करता है, जो रेलवे यूज करता है आज के डेट में। सही बात है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कभी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देती। क्यों नहीं देती है? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी तो वो क्या करेंगे, इसके रेट्स बढ़ा देंगे, और जब रेट बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स होंगे वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे दोस्तों। समझ में आ गया? तो इस वजह से जो ये होती है कंपनी, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो आइडर जो इस तरह की जो चीजों की पब्लिक यूटिलिटी उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, या फिर वो क्या करती है, वो जो है इसे नेशनलाइज कर देती है, यानी गवर्नमेंट के अंदर क्या ले लेती है। जैसे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी पे हमें सब्सिडी मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज है आपकी पब्लिक यूटिलिटी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस का डिस्कस किया, साथ ही साथ वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जो मेजरिंग मेथड है आपके इलास्टिसिटी और डिमांड का, वो भी हमने क्या यहाँ पे क्लियर किया। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके और वन शॉट की जो सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट कर सके। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।